So, dear students, welcome to this series of concept clearing classes in inorganic chemistry. Now, this class topic is Slater's rule and its application. So, इस क्लास का जो टॉपिक है Slater's rule and its application. तो ये सीरीज ऑफ कंसेप्ट क्लियरिंग क्लासेस होंगे ऑन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में हम यहाँ पे बहुत ही ब्रीफली चर्चा करेंगे. तो आज का टॉपिक जैसे मैंने कहा कि स्लेटस टूल एंड इट्स एप्लीकेशंस है. चलते हैं. आप क्या इसको पहचानते हैं? ये इसको, इन साइंटिस्ट को, या ये कौन है आप पहचानते हैं क्या? ये इसाक असीमोव है. और इसाक असीमोव का एक बहुत ही बढ़िया कमेंट या कोट कह सकते हैं, वो है आपके स्क्रीन पर, और वो है बिगिनिंग स्टूडेंट्स ऑफ केमिस्ट्री ऑफन थिंक ऑफ द साइंस एज ए मियर कलेक्शन ऑफ डिसकनेक्टेड डेटा टू बी मेमोराइज्ड बाय ब्रूट फोर्स. नॉट एट ऑल. जो पहले पहले पढ़ते हैं तो ये पीरियोडिक प्रॉपर्टीज या पीरियोडिक टेबल का जो कंसेप्ट है वहां पे लगता है कि ये मेमोराइजिंग की बात बहुत ज्यादा होगी. लेकिन ऐसा नहीं है. इसाक असीमोव कहते हैं कि ऐसा नहीं है. नॉट एट ऑल. जस्ट लुक एट इट्स प्रॉपरली एंड एवरीथिंग हैंग्स टुगेदर एंड मेक सेंस. अगर आप बहुत ही अच्छी तरह से देखें, अपने अंदर नॉलेज को एक्वायर करें, तो आपको लगेगा कि ये डिस्कनेक्टेड है, नहीं है, ये हर कुछ कनेक्टेड है. तो इसाक असीमोव की इस अपने कोट से हम क्लास की शुरुआत करते हैं. आपको इनको तो पता है, ये डिमित्री मेंडलीव है, जिन्होंने मेंडलीव पीरियोडिक टेबल यहाँ पे दिया था. पहला वाला पीरियोडिक टेबल जब आया था मेंडलीव पीरियोडिक टेबल था. और अभी ये आ गया नया पीरियोडिक टेबल जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, एंड दैट इज बेस्ड ऑन क्या, वो वाला एटॉमिक वेट के ऊपर बेस था, ये एटॉमिक नंबर के ऊपर बेस है. और ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आप देख रहे हैं. पहले पहले यहाँ पे 1A 2A 3B ऐसा वाला नॉमेनक्लेचर था. ये S&P ब्लॉक का ए वाला था, 1A 2A, यहाँ पे 3A 5A 6A 7A 8A ऐसा वाला था. और बीच में जो ट्रांजिशन मेटल है वो बी वाला था, 3B 4B ऐसा. लेकिन अभी क्या किया है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हर कुछ कंटिन्यूअस कर दिया है. यहां से शुरू होता है 1 2 3 4 5 चलते हुए यहाँ पे आता है जो नोबल गैस है वो 18 यहाँ पे आता है. और यहाँ पे दो ब्रेक पॉइंट होते हैं, एंड 57 से 72 तक जो लैंथनम के बाद आते हैं, एंड दैट इज लैंथेनाइड आते हैं, जो सीरियम से स्टार्ट होता है और लुथेशियम पे एंड होता है. सो दैट इज लैंथेनाइड. और वहां पे और एक ब्रेक पॉइंट है एक्टिनियम जो 89 है, उसके ऊपर एक ब्रेक पॉइंट है 89 और 104 में. और जो ये ग्रुप है जो एक्टिनियम के बाद आता है वो एक्टिनाइड्स कहते हैं या एक्टिनॉइड्स कहते हैं. और जो थोरियम से स्टार्ट होता है 90 से स्टार्ट होता है और लॉरेंसियम पे एंड होता है 103 से एंड होता है. सो दिस इज द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो अभी हम यूज करते हैं. चलता हूं मैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर. मेरा आज इस कंसेप्ट क्लियरिंग क्लास में मेरा आज है स्लेटर्स रूल आपको समझाना है. बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है जो जेड स्टार कैलकुलेशन सिखाता है. और जो जेड स्टार क्या है, इफेक्टिव एटॉमिक इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, उसके ऊपर बहुत से प्रॉपर्टीज भी डिपेंडेंट है. तो उसको समझने के लिए पहले आते हैं दो कॉन्सेप्ट में, और वो है शील्डिंग, और उसके बाद आऊंगा मैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. शील्डिंग एंड देन आई विल कम टू द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. तो शील्डिंग समझाने के लिए मैं दो पिक्चर्स में आऊंगा. दो पिक्चर आपको दिखाऊंगा. तो शील्डिंग समझाने के लिए दो पिक्चर दिखाता हूं. पहला वाला पिक्चर वन जो है, ये आपके स्क्रीन पर पिक्चर वन. और यहां पे आप देख रहे हैं कि ये अगर मैं इसको न्यूक्लियस समझू और इसको यहां पे इस आदमी को इलेक्ट्रॉन समझो, ये और ये वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम समझू लाइक हाइड्रोजन. तो न्यूक्लियस क्या है, न्यूक्लियस ये पुल कर रहा है, न्यूक्लियस पुल कर रहा है. और यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे कोई गार्ड नहीं है, कोई शील्ड नहीं है, एक ही इलेक्ट्रॉन है. तो न्यूक्लियस का जो फोर्स है, जो न्यूक्लियर चार्ज है, जो नंबर ऑफ प्रोटॉन से आता है, और वो डायरेक्टली यहाँ पे पुल कर रहा है. तो यहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज कंप्लीटली इस इलेक्ट्रॉन पे फॉल कर रहा है.
So the entire nuclear charge is falling on the electron and there is no guard, no shield, nothing. And so the entire nuclear charge is being utilized to pull the electron, the valence electron. तो यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे क्या आता है, फॉर वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम क्या आता है कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कितना यहाँ पे इफेक्टिवली उस इलेक्ट्रॉन पे जा रहा है, उस वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे जा रहा है, और न्यूक्लियर चार्ज है आइडियल वर्ड, जो कितना जाना चाहिए, दैट इज न्यूक्लियर चार्ज, कितना जा रहा है, दैट इज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. तो ये क्या है कि वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए ये जेड इस इलेक्ट्रॉन पे ये गिर रहा है, एंड सो बेसिकली ये पूरी पुल कर रहा है, यहाँ पे कोई शील्डिंग कुछ नहीं है, एंड सो शील्डिंग जीरो मैं बोल रहा हूं, और Z स्टार जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है और Z जो न्यूक्लियर चार्ज है फॉर वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम, दैट इज फाउंड टू बी सेम. So that is found to be same यहाँ पे, that is found to be same. अभी मैं दूसरे पिक्चर पे आऊंगा. तो पहला वाला पिक्चर क्या था, पहला वाला पिक्चर बेसिकली इट वाज वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम व्हेन Z and Z star are same because there is no guard, there is no shield between the nucleus and the valence electron, and because that is only one electron system. Now if I come to the next picture where we are basically focusing on the multi electron system, हम यहाँ पे multi electron system पे फोकस कर रहे हैं. आप देख रहे हैं, सोचिए ये न्यूक्लियस है, इसका एक न्यूक्लियर चार्ज है जो नंबर ऑफ प्रोटॉन से आ रहा है, पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स, और ये सोचिए ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है. अभी देखिए ये वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम नहीं है, इसके बीच ये जो तीन जना यहाँ पे खड़े हैं, ये बेसिकली न्यूक्लियस को शील्ड कर रहे हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को पुल करने से ये शील्ड हो रहा है. यहाँ पे शील्ड का एक मैग्नीट्यूड आ रहा है, एंड व्हाट इज द मैग्नीट्यूड दैट इज बीइंग कॉल्ड हियर, एंड दैट इज नथिंग बट द शील्डिंग कांस्टेंट. यही है शील्डिंग कांस्टेंट. ये जो मैग्नीट्यूड अभी आ रहा है वो क्या है, दैट इज द शील्डिंग कांस्टेंट. वो है शील्डिंग कांस्टेंट जो आएगा. इसका पिक्चर आप यहाँ पे देखिए. नाउ सी दिस पिक्चर हियर, एंड दिस इज द न्यूक्लियर चार्ज. So this is the nuclear charge and this is the valence electron. So this is the nuclear charge, this is the valence electron, and these electrons are basically in between the nuclear charge and valence electron. They are basically providing the shielding. ये शील्ड प्रोवाइड कर रहा है इस इलेक्ट्रॉन को, न्यूक्लियर चार्ज की पूरी इफेक्ट से ये शील्ड प्रोवाइड कर रहा है. और ये शील्डिंग का मैग्नीट्यूड क्या है, यही हम देखेंगे विथ रेस्पेक्ट टू आवर रूल, एंड दैट इज स्लेटर्स रूल. ये शील्डिंग का मैग्नीट्यूड क्या है वही हम देखेंगे विथ रेस्पेक्ट टू आवर रूल, दैट इज कॉल्ड द स्लेटर्स रूल. लेकिन अभी तक ये जो आ गया वो क्या आया कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है, ये न्यूक्लियर चार्ज माइनस द मैग्नीट्यूड ऑफ शील्डिंग है. इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है, ये इफेक्टिवली कितना न्यूक्लियर चार्ज वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे गिर रहा है, एंड दैट इज द न्यूक्लियर चार्ज. ये आइडियल कितना गिरना चाहिए, और ये जो रिडक्शन आ गया एंड बिकॉज ऑफ द शील्डिंग, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की फॉर्मूला क्या हो गई है, Z स्टार इक्वल टू Z माइनस S. चलता हूं मैं अपने नेक्स्ट पिक्चर की तरफ, जहां पे मैं बात कर रहा हूं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की. व्हाट इज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज? एंड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जैसे मैंने अभी बताया, Z स्टार इक्वल टू Z माइनस S इज द नेट पॉजिटिव चार्ज. So it is the net positive charge experienced by an electron in a polyelectronic atom. Net positive charge experienced by an electron in a polyelectronic atom. In a polyelectronic atom. इसका मतलब ये Z स्टार इक्वल टू Z माइनस एस है, और वन इलेक्ट्रॉन का जो अगर सिस्टम है तो वहां पे न्यूक्लियर चार्ज एंड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज टर्म सेम है, लेकिन मेनी इलेक्ट्रॉन का जो सिस्टम है या मोर देन वन इलेक्ट्रॉन की जो सिस्टम है वहां पे न्यूक्लियर चार्ज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज नहीं सेम है. मेनी इलेक्ट्रॉन में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बोलना जरूरी है, वन इलेक्ट्रॉन में आप न्यूक्लियर चार्ज भी बोल सकते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी बोल सकते हैं. लेकिन चलिए आज इस वीडियो से हम करते हैं कि एक ही टर्मिनोलॉजी हम यूज करें, चाहे वो मेनी के लिए भी हो या वन के लिए भी हो. हम अगर यहाँ पे ये बोलना चाहे कि कितने पुल कर रहा है वो, उसको हम वन या मेनी के लिए करेंगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, क्योंकि वन के लिए वो सही है,
ऐसा है कि न्यूक्लियर चार्ज बोल सकते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बोल सकते हैं, लेकिन मैनी के लिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बोलना ही है, या दोनों के लिए हमने इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज टर्म आज से इस वीडियो से हमने कहा कि चलिए हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की बात करेंगे या उसका टर्म ही हम यूज करेंगे। जैसे मैं एक इलास्ट्रेशन देता, जैसे Z न्यूक्लियर चार्ज है, अगर Z को मैंने 100 पकड़ा है, Z न्यूक्लियर चार्ज है, अगर Z को मैंने 100 पकड़ा है तो, और S जो है वो अमाउंट ऑफ डिक्रीज ड्यू टू शील्डिंग है, शील्डिंग के कारण कितना डिक्रीज पावर में आ गया। सोचिए मैं यहां पे खड़ा हूं, एक जना यहां पे खड़ा है, मैं पुल कर रहा हूं तो मेरी पूरी एनर्जी, मेरा पूरा फोर्स पावर उसके ऊपर जा रहा है, लेकिन कोई बीच में आ गया, वो मेरे को शील्ड कर रहा है, उससे शील्ड कर रहा है, मेरे को बाधा दे रहा है, तो मेरी एनर्जी कम हो गई, मेरी पावर कम हो गई। कितनी कम हो गई? S कम हो गई। ऐसा है तो S अगर 20 है और मेरा पावर 100 था, लेकिन S अगर 20 है तो रिडक्शन इन पावर 20 हो गया, तो इफेक्टिव कितना है? 80 आ गया। यही कॉन्सेप्ट है Z माइनस एस इक्वल टू जेड स्टार की, यही कॉन्सेप्ट है Z माइनस एस इक्वल टू जेड स्टार की। ये जेड स्टार फिर आ गया Z माइनस एस, जैसे मैंने कहा था 100 माइनस 20 80। अभी हम जो कैलकुलेट करने वाले हैं वो है स्लेटर्स रूल से Z स्टार, क्योंकि Z स्टार बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। आपको अगर पता है कि Z स्टार कहां कहां पे रिलेटेड है, ये जो Z स्टार है अगर इसको बीच में रखे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के, आयोनाइजेशन एनर्जी से कनेक्टेड है और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि जितनी Z स्टार होगी इलेक्ट्रॉन उतना बाउंड हो जाएगा सिस्टम से और उतनी ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी लगेगी उसको बाहर निकालने में, इंफिनिटी में भेजने में। और ये इलेक्ट्रॉन अफिनिटी से भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जितनी Z स्टार है उतनी पुलिंग पावर है, उतनी एफिनिटी बढ़ जाएगी। ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से कुछ एक्सेप्शन है, लेकिन यहाँ पे दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और फिर देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उससे भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जितनी Z स्टार है उतनी पुल करेगी बॉन्डेड पेयर को अपनी तरफ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और यहाँ पे देखिए रेडियस से वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि जितनी पुल करेगी रेडियस कम हो जाएगी। आप देखिए अब अभी जो पैरामीटर्स आपके बोर्ड में है, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, रेडियस, बहुत ही फंडामेंटल पैरामीटर है और वो देखिए कहीं ना कहीं Z स्टार से कनेक्टेड है। तो अगर आपको Z स्टार की वैल्यू मैग्नीट्यूड आ गई, निकालनी आ गई, तो आप भी विद द Z स्टार बहुत कुछ बोल सकते हैं। तो यही इंपॉर्टेंस है आज की इस वीडियो का, जहां पे हम स्टेटस रूल से Z स्टार निकालना आपको सिखा रहे हैं। चलिए यहां पे देखता हूं मैं रूल किसने दिया था, जॉन सी स्लेटर ने। इनकी पिक्चर बहुत ही कम बुक में मैंने देखी है, तो मैंने इनको निकाल के लाया है, बहुत स्टडी करके इंटरनेट में स्टडी करके, इसकी पेपर भी स्टडी की है। जॉन सी स्लेटर ने इसको दिया है। उनका जन्म 1900 में था और जुलाई 25 1976 में उनका निधन हुआ है। वो अमेरिकन फिजिसिस्ट थे और हार्वर्ड से ग्रेजुएटेड थे और फिर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बने फिजिक्स के एट MIT में, फिजिक्स के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बने। तो बहुत ही अच्छा उनका करियर रहा है जॉन सी स्लेटर का। और ये जॉन सी स्लेटर ने ये पेपर दिया था, और जो पेपर था एम्पिरिकल रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग शील्डिंग कांस्टेंट, एम्पिरिकल रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग शील्डिंग कांस्टेंट। ये जेसी स्लेटर, जॉन सी स्लेटर की पेपर है और यह 1930 में पब्लिश्ड है। ये वॉल्यूम 36 है और ये पेज नंबर 57 में ये आई थी। मैंने ये पेपर भी स्टडी किया है और पेपर ये वाला है, मैंने पेपर भी देखा है। क्योंकि साइंस में क्या होता है पता है, साइंस में जितनी आप साइंटिस्ट के अंदर घुस जाएंगे ना, वो टॉपिक भी आपको जल्द से जल्दी समझ में आएगी कि किस पर्टिकुलर बैकग्राउंड से वो काम कर रहे थे। तो आप देख सकते हैं ये वाला 1930 का जुलाई का पेपर है। यहाँ पे शायद यहाँ पे विजिबिलिटी थोड़ी कम है, लेकिन मैं यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ। देखिए ये जॉन सी स्लेटर की है। पेपर की जो टॉपिक यहाँ पे दिख रहे हैं एटॉमिक शील्डिंग कांस्टेंट्स है, जो एम्पिरिकल रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग शील्डिंग कांस्टेंट है। आपको यहाँ पे वॉल्यूम भी शायद यहाँ पे मैं मार्क कर रहा हूँ, ये वॉल्यूम 36 की है। ये 1930 जुलाई की पेपर है और ये 57 पेज नंबर की है, जैसे मैंने यहाँ पे रेफरेंस में दिया था। तो ये है वो पेपर जहां पे उन्होंने Z स्टार कैलकुलेशन करना सिखाया था। तो मैं इस वीडियो को यहीं पे रखूंगा।
मेरे नेक्स्ट वीडियो में इसका नेक्स्ट पार्ट आ रहा है जहां पे हम रूल्स देखेंगे और कैलकुलेशन करना सीखेंगे। मैं एसआरसी इस वीडियो से आपकी इजाजत चाहता हूं। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, देखना मत भूले। थैंक्स, टेक केयर एंड बाय फॉर नाउ।